Hello student, this is the lecture of energy conservation. My name is मनीष दुबे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पंप के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने, और उसके बाद से फिर देखा था हम लोगों ने कि कैसे पंप वर्क करता है, किस तरह से एनर्जी कंजर्व करते हैं पंप में। और भी हम लोगों ने बात किया था कि रेफ्रिजरेटर, एसी में कैसे एनर्जी कंजर्व करते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर का नाम है एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटी, तापीय उपयोगिताओं में ऊर्जा दक्षता। जो भी हम थर्मल एनर्जी सोर्स यूज करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि किस तरह से कैसे एनर्जी कंज्यूम होती है, कैसे एनर्जी को कम कर सकते हैं, ये सब देखेंगे इस चैप्टर में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो भी थर्मल एनर्जी सोर्स होते हैं, जैसे बॉयलर हो गया, आपका कूलिंग टावर हो गया और आईसी इंजन हो गया, ये सब के बारे में हम लोग बेसिक जानते हैं। आप लोग थर्मल में पढ़े होंगे, तो इसलिए मुझे उतना डीप में बताने की ज़रूरत नहीं है। पेपर आने वाला, एग्ज़ाम आने वाला है, तो हम लोग बस एक बार देख लें, उसके बाद से फिर समझाता हूँ आपको। चलिए समझते हैं। देखिए, आप लोग जानते हो थर्मल इंजीनियरिंग में थर्मल ऊर्जा किसी वस्तु या प्रणाली के माध्यम से ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। हम जानते हैं कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। समझ में आया? तो इस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसलिए भेजते हैं क्योंकि हम जो ऊर्जा का यूज करते हैं, अपने इच्छा अनुसार जिस फॉर्म में ऊर्जा का यूज करेंगे उसी में बदलेंगे। जैसे आप लोग बॉयलर यूज करते हैं, तो बॉयलर में किस फॉर्म में आप फ्लूइड एनर्जी को यूज करते हो? स्टीम फॉर्म में आप लिक्विड भेजते हो और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद से उसी स्टीम के द्वारा आपकी टरबाइन चलती है। बॉयलर में पढ़े होंगे आप लोग। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हैं थर्मल इंजीनियरिंग में। समझ में आ गया? तो देखो, आप पढ़े हो एनर्जी कंजर्वेशन, तो वहाँ पर भी एनर्जी हम दे रहे हैं, एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, तो एनर्जी को कंजर्व करना ज़रूरी हो गया वहाँ पर भी। समझ में आया? तो इसलिए इस चैप्टर को हम एनर्जी कंजर्वेशन में पढ़ रहे हैं। जैसे कौन से जो एनर्जी सोर्स हैं जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे स्टीम टरबाइन में क्या करते हैं आप? टरबाइन को रोटेट कराते हैं, टरबाइन घूमती है। भाप टरबाइन क्या करती है? टरबाइन घूमती है, उसी टरबाइन से हम क्या करते हैं, आप प्राप्त करते हैं, वो जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं, और जनरेटर क्या करता है, बिजली पैदा करता है। आप लोग अभी इस सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे फ्लूइड से, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक में पढ़ रहे होंगे फ्लूइड से किस तरह से टरबाइन को रोटेट कराएंगे और उससे कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ में आ गया? और आप लोग थर्मल में पढ़े होंगे कि किस तरह से स्टीम के द्वारा टरबाइन चला सकते हैं और टरबाइन चला के उसके बाद वर्क प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में एयर कंप्रेसर मैंने अभी पढ़ाया था, कंप्रेसर के बारे में। इंटरनल कंबस्शन इंजन भी आप क्या होता है? इंटरनल कंबस्शन इंजन में जैसे डीजल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, ये सब भी आपका क्या होता है? वहाँ पर भी थर्मल एनर्जी, क्योंकि हम जो फ्यूल से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं वो हीट के फॉर्म में प्राप्त करते हैं। वही हीट क्या करता है? पिस्टन को मूव कराता है। समझ में आया? तो इस तरह से एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटी का यूज करते हैं। अब आते हैं, देखते हैं एनर्जी कंटेंट इन फ्यूल, ईंधन में विद्यमान ऊर्जा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी जब भी हम एनर्जी सोर्सेज यूज करते हैं, तो उसमें बिना फ्यूल के चलेगा नहीं। तो वही जो फ्यूल होता है, हर फ्यूल में क्या होता है, आप एनर्जी देते हो, उस एनर्जी से हर फ्यूल में क्या होता है, एनर्जी छिपी रहती है, निहित रहती है। उसी को जलाने पर या बर्न करने पर हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। जैसे ईंधन का परिभाषा, फ्यूल का परिभाषा क्या होता है? फ्यूल वो सब्सटेंस है जिसको जलाने पर हम ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। तो पृथ्वी पर जो भी विद्यमान है, जो भी प्राकृतिक स्रोत है, जैसे सभी तत्व, जैसे जानवर के गोबर हो गया, काऊ डंग हो गया, कोयला, मृत जीवों, पेड़ पौधे, भूमिगत प्राप्त गैसें, तेल व यूरेनियम आदि में ऊर्जा संरक्षित है। सभी चीज़ों, आप लोग जानते हो एनर्जी, आप लोग आइंस्टाइन का इक्वेशन जानते ही होंगे, बेसिक है, E = mc²। मतलब प्रत्येक मास एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। समझ में आया?
तो हर एक मास जो भी होगा वो एनर्जी के बराबर होगा। आप लोग जैसे को सब चीज़ों में एनर्जी है, तो इसलिए सभी जैसे प्राकृतिक गैस हुआ, कोयला हुआ, तेल हुआ, यूरेनियम हुआ, इन सब में आपका एनर्जी पाया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से आप जो भी फ्यूल है उसमें एनर्जी विद्यमान रहती है। और क्या आप लोग जैसे जानते हो कि जो भी एनर्जी की इकाइयाँ होती हैं, एनर्जी की यूनिट्स होती हैं, देखिए आगे हम पढ़ेंगे एनर्जी यूनिट्स एंड इसका कन्वर्जन इन टर्म ऑफ मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। आप लोग जानते हो एनर्जी की इकाई कौन सी होती है? जूल, कैलोरी, ये सब ऊर्जा की इकाई होती है। ऊर्जा की यूनिट क्या होती हैं? जूल, कैलोरी, ये सब ऊर्जा की इकाई होती हैं। तो कैलोरी, जूल क्या है? ये एमकेएस पद्धति में जो एमकेएस पद्धति में एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति होता है, इसी में ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। जैसे आगे लिखा है देखो, एनर्जी यूनिट्स एंड इकाई जूल होती है। क्या होती है? आप ऊर्जा का बेसिक मात्रक होता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या एसआई सिस्टम में इसका मात्रक जूल होता है। समझ में आया? और क्या होता है? कैलोरी भी होता है। कैलोरी भी, इसे हम जानते हैं हर किसी को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे गाड़ी को चलाने के ईंधन की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे शरीर के विभिन्न कामों के लिए जिस ऊर्जा की ज़रूरत होती है उसे कैलोरी कहते हैं। तो कैलोरी का डेफिनेशन आप लोग जानते हो। जैसे वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को एक कैलोरी ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से आप लोग इसको डेफिनेशन नहीं याद करना है, ये तो मैंने इसे बता दिया, लेकिन बस ये जानना है कि ऊर्जा की कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं बस। जैसे एक होता है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एक BTU, देखो BTU में भी नापते हैं, BTE नहीं, BTU। एक BTU जो बराबर होता है 252 कैलोरी के बराबर होता है। देख रहे हो, लिखा है एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, इसमें भी नापते हैं। अगर मान लो 252 किलो कैलोरी कहीं वैल्यू आ गया, जैसे मान लो नहीं, अगर न्यूमेरिकल लगा रहे, न्यूमेरिकल में 252 कैलोरी आ गया वैल्यू, तो आप उसको लिख सकते हैं 1 BTU। और जूल में भी क्या लिखोगे? एक BTU में कितने जूल होते हैं? 1055 जूल। एक BTU में इतने जूल होते हैं। BTU में ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। समझ में आए? तो और ऊर्जा की इकाई वाट भी होती है। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। पावर भी क्या है? ऊर्जा ही है। वाट मीन्स क्या होता है? जूल पर सेकेंड। क्यों? पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और टाइम का मात्रक सेकेंड। तो और इसको और भी क्या से कर सकते हैं? वाट भी, जूल पर सेकेंड को वाट कहते हैं। तो इसलिए वाट भी क्या है? या जूल पर सेकेंड। एक वाट 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। एक वाट किसकी यूनिट होती है? वो भी ऊर्जा की इकाई होती है। समझ में आया? इस तरह से हम ऊर्जा की पद्धति को यूज कर सकते हैं। और भी एक हार्स पावर, आप लोग जानते हो एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। 746 वाट हार्स पावर में भी नापते हैं ऊर्जा को। समझ में आया? 746 या देखो 745.7 या 746 वाट की इक्विवेलेंट ले लेते हैं। अब आते हैं मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट ऊर्जा। देखिए आप देखते हैं मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट ऊर्जा रूपांतरण मानों का उपयोग तेल के बराबर मीट्रिक टन के संदर्भ में वार्षिक ऊर्जा खपत के लिए किया जाता है। जैसे जब भी मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट में देखते हैं हम, तो 1 किलो ऑयल इक्विवेलेंट, जिसे आप जानते हो ना कि ऑयल जो यूज करते हैं वो भी तो एक ऊर्जा का स्रोत ही है। तो 1 किलो ऑयल, 1 किलो जैसे है 1 किलो ऑयल इक्विवेलेंट इक्वल टू 10,000 किलो कैलोरी। जैसे अगर मान लो कहीं भी 10,000 किलो कैलोरी रहे, तो उसको क्या लिख सकते हो? 1 किलो ऑयल इक्विवेलेंट के बराबर लिख सकते हो। आप लिख सकते हो ना? तो इस तरह से हम 1 किलो ऑयल इक्विवेलेंट को किलो कैलोरी के फॉर्म में लिख सकते हैं।
और क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट आवर को 860 किलो कैलोरी लिख सकते हैं। ये सब आएगा नहीं, ये ऐसे देख लो कि किस तरह से, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख लो कि किस तरह से मैट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के रूप में लिख सकते हैं। 1 किलो ऑयल इक्विवेलेंट को कैसे किलो कैलोरी के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब आते हैं, देखते हैं एनर्जी कन्वर्जन इन बॉयलर एंड फर्नेसेस। किस तरह से एनर्जी कन्वर्ट होती है बॉयलर और फर्नेस में। जैसे जैसे बॉयलर, आप जानते हो बॉयलर क्या होता है। बॉयलर एक स्टील का निर्मित एक बंद पात्र होता है जिसका कार्य ईंधन जैसे गैस, तरल अथवा ठोस के दहन से उत्पन्न ऊष्मा को जल में परिवर्तित करते हैं। आप लोग बॉयलर के बारे में जानते हैं। जैसे आप लोग बॉयलर के बारे में पढ़े होंगे, आप लोग थर्मल इंजीनियरिंग में बॉयलर के बारे में पढ़े होंगे। तो बॉयलर क्या करता है, बॉयलर किसी भी ईंधन को, जैसे ईंधन मतलब क्या, आपका फ्यूल है। फ्यूल मीन्स जो तरल लिक्विड है, पानी को क्या करता है, लिक्विड को कन्वर्ट करता है स्टीम में कन्वर्ट करता है बॉयलर। समझ में आ गया। और जिसके दहन से उत्पन्न ऊष्मा जल में स्थानांतरित करना है, जिससे भाप उत्पन्न होती है। तो बॉयलर कहाँ यूज होता है, आप लोग देखे होंगे रैंकाइन साइकिल कहाँ यूज होती है, यही पावर साइकिल होती है। मीन्स जब टरबाइन रोटेट करती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और रैंकाइन साइकिल हमारा पावर साइकिल है, इसी से पावर हमें मिलती है। रैंकाइन साइकिल में क्या क्या यूज करते हैं, यहाँ पे बॉयलर होता है, यहाँ पे क्या होता है, टरबाइन होता है। और यहाँ पे आपका क्या होता है, कंडेंसर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, पंप होता है। तो जब यही बॉयलर जो होता है, यही क्या करता है, जब पंप से यहाँ पे लिक्विड आता है तो लिक्विड को क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट करता है, वेपर या स्टीम में कन्वर्ट करता है, जो टरबाइन में भेजता है। और टरबाइन में इसके ब्लेड्स होते हैं जो इसको मूव कराते हैं। और इसी से शाफ्ट कनेक्ट होता है, जो शाफ्ट किसको मूव कराता है, जनरेटर। इसी से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। किस तरह से देख रहे हो, बॉयलर क्या करता है, लिक्विड को कन्वर्ट करता है स्टीम या वेपर में। क्योंकि वेपर का जो होता है, वेपर का जो एनर्जी होती है वो लिक्विड की एनर्जी से ज़्यादा होती है, स्टीम की एनर्जी से ज़्यादा होती है। इसलिए हम जब बड़े बड़े टरबाइन को हमें रोटेट कराना है तो क्या करोगे, आप लोग वेपर को या स्टीम को भेजते हो। समझ में आया। इस तरह से हम बॉयलर को यूज करते हैं। आप लोग जानते हैं बॉयलर जो होता है डिफरेंट टाइप का बॉयलर होता है। कौन कौन से बॉयलर होते हैं वो मैं देखता हूँ। पहले कार्य देख लो। ईंधन दहन के फलस्वरूप बॉयलर फर्नेस में उत्पादित ऊष्मा जल को ट्रांसफ़र की जाती है और भाप को एक निश्चित ताप और दाब पर एकत्रित की जाती है। बॉयलर में क्या होता है, भाप बनता है, क्योंकि पानी को वो हीट करके गर्म करके भाप में कन्वर्ट करता है, जिससे हम टरबाइन में भेज सकें। और क्या करता है, कार्य के अनुसार भाप को ट्रांसफ़र किया जाता है। बॉयलर का ये काम होता है। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ बॉयलर। बॉयलर के कौन कौन क्लासिफिकेशंस होते हैं। जैसे देखिए, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स इन द ट्यूब। जैसे अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स इन द ट्यूब मतलब ट्यूब में क्या है। जैसे आप लोग जानते हो कि एक होता है फायर ट्यूब बॉयलर, एक होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब, जैसे नाम ये होते हैं दो, तो जैसे नाम से लग रहा है कि फायर ट्यूब बॉयलर मीन्स ट्यूब जो होगा उसमें फायर होगा। फायर में जैसे आप लोग जानते हो कि यहाँ पे दो चीज़ मेन नेसेसरी है। कौन, लिक्विड और आग। फायर क्यों, क्योंकि लिक्विड को ही तो कन्वर्ट होना है स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। और कन्वर्ट कैसे होगा, आप जानते हो कि जब कोई पानी को जब गर्म करते हो तो भाप में स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है ना, कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं। तो इसी तरह से ये दो चीज़ मेन नेसेसरी है। तो इसी तरह से अगर ट्यूब में हम क्या भेज रहे हैं, जैसे आप लोग जानते हो उसमें ट्यूब होते हैं, जो भी बॉयलर होते हैं उसमें ट्यूब बने होते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो उस ट्यूब में आप क्या भर रहे हो, फ्यूल भर रहे हो, लिक्विड भर रहे हो, या आप लोग क्या करते हो, फायर भर रहे हो। फायर में आग भेज रहे हो। तो जैसे पहला है फायर ट्यूब बॉयलर, मीन्स ट्यूब में हम क्या करेंगे, फायर भेज रहे हैं। समझ में आया, तो इसे कहते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। अब आते हैं एक, इसमें कौन कौन से फायर ट्यूब बॉयलर में कौन से होते हैं, कॉकहरन बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर एंड कॉर्निश बॉयलर। एक होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर मीन्स
ट्यूब में क्या होगा, वाटर होगा, और इसके बाहर चारों तरफ क्या होगा, फायर होगा, आग होगा। समझ में है? इसके चारों तरफ फायर होगा, और ट्यूब जो होगा, ट्यूब इसमें क्या होगा, वाटर बहेगा। तो इसी वाटर को कन्वर्ट करते हैं स्टीम में। इसमें कौन कौन से आते हैं, बेबकॉक या विलकॉक्स बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर, बेंसन बॉयलर, ये मेन बॉयलर आते हैं इसमें। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू दी पोजीशन ऑफ दी फर्नेस। फर्नेस कहाँ है, मतलब आप जानते हैं फर्नेस में ही तो हीट जनरेट होती है। तो फर्नेस के पोजीशन के अनुसार बॉयलर को क्लासीफाई किया गया है। पहला है एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर, दूसरा है इंटरनली फायर्ड बॉयलर। एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर मीन्स जो भी फायर आग उसमें, क्योंकि आग के कारण ही तो लिक्विड जो हो रहा है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम उस आग को एक्सटर्नली भेज रहे हैं या इंटरनली भेज रहे हैं। तो एक्सटर्नली फायर बॉयलर में जहाँ ईंधन का जहाँ पे दहन होता है या कंबस्शन होता है, बॉयलर को उसके बाहर प्रदान किया जाता है। जो बॉयलर को बाह्य भट्टी बॉयलर कहा जाता है, जैसे बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर और स्टर्लिंग बॉयलर आदि। समझ में आए? तो इसे कहते हैं एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। मीन्स नाम से ही लग रहा है कि एक्सटर्नली हम फायर कर रहे हैं। मीन्स जो भी बॉयलर है उसके बॉयलर कोस के हम बाहर आग लगा रहे हैं। एक आता है इंटरनली फायर्ड बॉयलर। मीन्स हम जो भी फायर करेंगे वो इंटरनली करेंगे, मीन्स बॉयलर को उसके अंदर करेंगे। जो बॉयलर सेल हुआ, बॉयलर का सेल होता है ना, आप लोग देखे होंगे बॉयलर का स्ट्रक्चर, थर्मल में पढ़े होंगे। हमें उतना डीप में नहीं बताना है, बस थोड़ा थोड़ा बताना है। जो भी बॉयलर का जो फायर होगा वो इंटरनली होगा। समझ में? इसमें कौन कौन से बॉयलर आते हैं, लंकाशायर बॉयलर, कॉकरन बॉयलर, कार्निश बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, ये सब बॉयलर इंटरनली फायर्ड होते हैं। अब आते हैं, देखते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ बॉयलर। एक्सिस बॉयलर का कहाँ है, वर्टिकल बॉयलर, हॉरिजॉन्टल बॉयलर, इंक्लाइन बॉयलर। मतलब बॉयलर को आप करो कि क्या वर्टिकल रख सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हो और इंक्लाइन भी रख सकते हो। उसके द्वारा भी बॉयलर को टाइप किया गया है, बांटा गया है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ बॉयलर। मीन्स यूज कैसे कर रहे हैं बॉयलर को। अब कैसे, स्टेशनरी, इसमें दो टाइप के होते हैं, स्टेशनरी बॉयलर और मोबाइल बॉयलर। स्टेशनरी मतलब स्थिर बॉयलर। मीन्स बॉयलर को एक जगह बना दिया जाएगा, स्थिर हो जाएगा, उसको इधर से उधर मूव नहीं करके ले जा सकते हैं, उसे टूटने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उसे कहते हैं स्टेशनरी बॉयलर। और एक होता है मोबाइल बॉयलर, मतलब जैसे बॉयलर को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा सकते हैं। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड स्टीम। मीन्स वाटर एंड स्टीम किस तरह से सर्कुलेट हो रहा है। पहला होता है नेचुरल सर्कुलेशन, दूसरा होता है फोर्स सर्कुलेशन। नेचुरल सर्कुलेशन में मीन्स जो भी बॉयलर में सर्कुलेट हो रहा है, स्टीम नहीं, आपका फायर होता है, फायर जो सर्कुलेट होता है या लिक्विड सर्कुलेट होता है, क्योंकि लिक्विड जो पानी होता है उसी को तो कन्वर्ट करता है स्टीम में बॉयलर। तो उसको नेचुरल सर्कुलेशन मीन्स वो उसमें हम कोई भी हवा, मतलब फैन के द्वारा ब्लो करा के उसमें ईंधन को हम ईंधन जो भी हमारा उसमें ईंधन लगा है या फायर हो रहा है, उसमें हम उसको हम नेचुरल कन्वेक्शन के द्वारा फ्लो होने देंगे। उसे हम बाहर से फैन लगा के उसे तेज़ नहीं करेंगे। और दूसरा होता है फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। फोर्स सर्कुलेशन मीन्स हम बाहर से एक्सटर्नली कोई भी इक्विपमेंट लगा देंगे, जैसे फैन लगा देंगे, ब्लोअर लगा देंगे। उससे क्या होगा, जो फायर होगा बहुत तेज़ी से होगा और हमारा जो स्टीम बनेगा वो अधिक मात्रा में जल्दी बनेगा। तो यूज के अनुसार हम नेचुरल फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर भी कर सकते हैं और फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर भी बना सकते हैं। अब देखते हैं, देखिए आप लोग जो जितने भी टाइप के बॉयलर होते हैं, कॉकरन बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर और बेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर, ये बॉयलर के बारे में आप लोग का आएगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं। हमें बस बॉयलर के बारे में ये देखना है कि बॉयलर में कहाँ एनर्जी लॉस होती है, हमें कैसे कम करना है, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं देखना। बाकी टाइप के बारे में थोड़ा सा देख लिए क्योंकि सिलेबस में था। अब मैं बता दूँगा बॉयलर की एफिशिएंसी क्या होती है। जैसे आप लोग कोई भी जानते हैं एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, आउटपुट अपान इनपुट। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, आउटपुट अपान इनपुट। मतलब आउटपुट क्या दे रहे हो और आउटपुट क्या मिल रहा है, इनपुट। एक बात बताओ, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो बॉयलर होता है वो आउटपुट क्या देता है। आउटपुट हमें स्टीम देता है,
और इनपुट क्या देते हैं, इनपुट क्या देते हैं, हीट देते हैं और क्या देते हैं, लिक्विड देते हैं। लिक्विड भाई पानी ही तो कन्वर्ट होता है स्टीम में। तो इनपुट क्या देते हैं, हीट देते हैं और आउटपुट क्या मिलता है हमें, तुम्हारा स्टीम मिलता है। देखो एफिशिएंसी होता ही है किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट, मीन्स इनपुट कितना दे रहा है और आउटपुट कितना हमें मिल रहा है। जैसे बॉयलर की एफिशिएंसी होगी तो बॉयलर की एफिशिएंसी क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। मतलब जैसे आप लोग, जैसे अब मैंने बताया बॉयलर है, ये एक मिनट, ये बॉयलर है आपका, ये आपका टरबाइन है, ये आपका कंडेंसर है, ये आपका पंप है। ये रैंकाइन साइकिल आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े होंगे, ज़रूर पढ़े होंगे। और थोड़ा सा नहीं पढ़े तो अभी बता रहा हूँ, याद रख लो। ये कंडेंसर होता है, ये पंप होता है, ये टरबाइन होता है, ये आपका क्या होता है, बॉयलर होता है। तो देखो बॉयलर क्या करता है, जो भी स्टीम के द्वारा यहाँ पे जो भी स्टीम के द्वारा स्टीम से जो भी भाप आता है, भाप को फिर ये कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर मीन्स क्या करता है, कंडेंस करता है। कंडेंस मीन क्या करता है, उसको लिक्विड को क्या स्टीम को क्या करता है, लिक्विड में कन्वर्ट करता है, पानी में कन्वर्ट करता है, भाप को पानी में कन्वर्ट करता है। फिर जब पानी हो गया तो उसको पंप की सहायता से हम बॉयलर में भेजते हैं। देखो बॉयलर में जब भेजते हैं तो बॉयलर में क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, बाहर से इसमें इंटरनली फायर कर रहे हो ना, आग लगा रहे हो, तभी तो इंटरनली फायर एक्सटर्नली फायर पड़ रहे हो। जब बॉयलर में आग लगा रहे हो तो क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो, और मिल क्या रहा है, हमें स्टीम मिल रहा है। एक बात बताओ, पूरा एफिशिएंसी में निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप जितना हीट दोगे पूरा का पूरा हीट तो यूटिलाइज नहीं हो जाएगा, बॉयलर को पूरा का पूरा हीट यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, प्रयोग में नहीं आ पाएगा क्या लिक्विड को या पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आया, कुछ हीट लॉस हो जाएगा, जैसे बॉयलर के दीवालों से लॉस हो जाएगा। अब बॉयलर में कई तरह के इक्विपमेंट होते हैं, उसके द्वारा लॉस हो जाएगा हीट, तो पूरा का पूरा हीट यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, कुछ हीट लॉस हो जाएगा। तो एफिशिएंसी वही होती है कि कितना हीट तुम्हारा लिया, कितना हीट तुम्हारा यूटिलाइज, मतलब मीन्स कितना हीट लिया वाटर कन्वर्ट होने के लिए स्टीम में, और तुम बाहर से कितना हीट दिए, बाहर से जो हीट दिए, हीट इनपुट टू द बॉयलर मीन्स जो हीट दे रहे हो, एक तो हीट दे रहे हो जो वाटर कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में, प्लस जो लॉस हो रहा है, लॉस भी तो हुई हीट इनपुट में, क्योंकि तुम बाहर से आग दे रहे हो तो उसमें लॉस भी उसी में जुड़ा हुआ है, क्योंकि लॉस तो बॉयलर के अंदर हो रहा है ना, लेकिन तुम्हें तो अब बाहर से हीट देना पड़ रहा है, और उसके बाद से तब जाके तुम्हें पानी हीट ले रहा है और कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, स्टीम में। और एफिशिएंसी क्या होती है, इनटू 100 में करते हो। देखो ये क्या लिखा है, एक बात बताओ, जो ये हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टू स्टीम को जब हीट क्या होता है, MC डेल्टा टी, ये होता है MS डेल्टा टी या MS डेल्टा टी होता है ना, हीट किसी भी रिक्वायर्ड के लिए, थर्मल के लिए। तो डेल्टा टी क्या है, यहाँ पे हम इंथैल्पी के टर्म में बात करते हैं। इंथैल्पी आप लोग जानते हो, डेल्टा टी का है, पहले तुम्हारा क्या था, ये लिक्विड है, पहले तुम्हारा क्या था, गैस में स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है, कितना स्टीम में कन्वर्ट हुआ, इंथैल्पी स्टीम की माइनस इंथैल्पी फ्लूइड की, वही तुम्हारा हीट हो गया। और हीट इनपुट टू द बॉयलर में कितना हीट आप दिए, बॉयलर में हीट कैसे देंगे, फ्यूल जो जलेगा, जो ईंधन उसमें जलाओगे वही तो हीट इनपुट। देखो तो ईंधन का क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है, CB। देखो ये CB मतलब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जिससे जो ईंधन की क्या करती है, ईंधन की क्षमता बताती है कि वो ईंधन कितना हीट देगा या कितना जलने पर ऊष्मा प्रदान करेगा, कैलोरीफिक वैल्यू वही बताता है। और MF मतलब कितना तुम 10 किलो ईंधन यूज कर रहे हो, 10 किलो कोयला यूज कर रहे हो, तो 1 टन यूज कर रहे हो कि 2 टन यूज कर रहे हो, कितना टन यूज कर रहे हो। तो मान लो 2 टन यूज कर रहे हो, तुम क्या यूज कर रहे हो, कोयला यूज कर रहे हो, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, प्रत्येक कोयले की वैल्यू, टुकड़े की वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू दी रहेगी, वही आपकी बॉयलर एफिशिएंसी कहलाती है।
चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब अगले लेक्चर में और भी देखेंगे हम लोग।